वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को सुप्रभात। और आज 3 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर से लेकर के आपके सामने हम हाजिर हुए। आप लोग हमारे जीएस ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। और इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया 2 दिसंबर को। आप लोगों को पता होगा भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर को हुई थी और भोपाल गैस त्रासदी में मारे गए, आप लोगों को पता होगा भोपाल गैस त्रासदी में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। आप लोगों को पता होगा 1983 में भोपाल गैस त्रासदी हुई, मिसाइल आइसोसाइनाइड जो गैस थी वो लीक हो गई, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की जान चली गई। तो इसके विषय में आपको पता होगा, इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 2 दिसंबर को और कौन कौन से दिन मनाए जाते हैं तो आप याद रखिएगा। 2 दिसंबर को मनाया जाता है गरीबी उन्मूलन दिवस। गरीबी उन्मूलन, तो आप याद रखिए गरीबी उन्मूलन दिवस भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2 दिसंबर को एक दिवस और मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। और इससे पहले मित्रों आप लोगों को पता ही होगा कि 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत की कौन सी योजना विश्व की तीसरी सबसे बड़ी योजना बनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पता होगा हाल ही में भारत की तीसरी सबसे बड़ी योजना, भारत की कौन सी योजना विश्व की तीसरी सबसे बड़ी योजना बनी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 18 फरवरी 2016 को शेरपुर गांव, सीहोर जिला, मध्य प्रदेश से शुरू किया गया था। तो इसको आप याद रखिएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्या होता है तो आप लोगों को पता होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत नेचुरल डिजास्टर के कारण अगर आपकी फसल बर्बाद हो गई है, प्राकृतिक आपदा के कारण यदि आपकी फसल बर्बाद हो गई है तो सरकार आपको बीमा कवर उपलब्ध कराता है। 100% तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट बहुत हद तक यानी कि सरकार 30 to 40% तक आपको जो है बीमा कवर देती है, रिस्क कवर देती है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत की ऐसी योजना है जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी योजना बनी है। इसके विषय में आप लोगों को पता होगा। तो ये कहां से शुरू की गई थी, शेरपुर गांव, सीहोर जिला, मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं कि हाल ही में किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है। तो आप याद रखिएगा पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। पैरा का मतलब होता है दिव्यांग, पैरा का मतलब होता है दिव्यांग। तो आप लोग याद रखिएगा दिव्यांग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से किसे नवाजा गया है। तो आप याद रखिएगा पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से नवाजा गया है अवनी लेखरा। और अवनी लेखरा मेरे प्यारे दोस्तों कहां की खिलाड़ी है तो अवनी लेखरा राजस्थान की खिलाड़ी है, जिन्होंने पैरा ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। और ये किस खेल से संबंधित है तो ये शूटिंग से रिलेटेड है। आप लोग याद रखिएगा राजस्थान के इस समय मुख्यमंत्री कौन है तो अशोक गहलोत हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है तो जयपुर है। इसके विषय में आप जानते होंगे
राजस्थान को प्राचीन भारत में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अखंड भारत में जब हम लोग आजाद नहीं हुए थे उस समय की हम बात कर लें तो राजपूताना के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं कि एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए एमडी CEO कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुंदर रमन राममूर्ति। सुंदर रमन राममूर्ति को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है इसका CMD या इसका CEO नियुक्त किया गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना मेरे प्यारे दोस्तों 1875 ईस्वी में की गई थी। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो शेयर मार्केट का काम करता है, आप लोगों को पता होगा इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो आप याद रखिएगा दलाल स्ट्रीट मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में कितनी कंपनियां इसमें कार्यरत हैं? तो आप याद रखिएगा 7400 से ज्यादा कंपनियां वर्तमान में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में कार्यरत हैं, काम करती हैं। और आप लोगों को पता होगा कि जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसको कंट्रोल करने वाली बॉडी कौन सी होती है? तो इसको कंट्रोल करने वाली बॉडी होती है सेबी। और सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि हाल ही में यूपीएससी के मेंबर के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ किसने ली है? तो मेरे प्यारे दोस्तों यूपीएससी के मेंबर के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ प्रीति सूदन के द्वारा ली गई है। और प्रीति सूदन यूपीएससी की मेंबर के रूप में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इन्होंने ओथ ली है। यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? तो आप याद रखिएगा यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। और अधिनियम कौन सा था? तो मेरे प्यारे दोस्तों अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था। उसके अंतर्गत 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना की गई। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर क्या है? तो वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। और यूपीएससी के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो आप याद रखिएगा यूपीएससी के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं मनोज सोनी। और यूपीएससी में कितने मेंबर होते हैं? तो यूपीएससी में अध्यक्ष समेत 10 मेंबर होते हैं। और इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है उस समय तक होता है। इनको राष्ट्रपति के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है, लेकिन हटाने की प्रक्रिया वही होती है जैसे कि संसद में एक तरीके से महाभियोग प्रक्रिया ला करके इनको हटाया जाता है। तो हमने इतने क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में देश के किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से डीजी यात्रा सुविधा प्रारंभ की गई है? तो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डीजी जो यात्रा सुविधा है, डीजी सुविधा यात्रा कहां से शुरू की गई है? तो आप याद रखिएगा दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से, बेंगलुरु का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और वाराणसी का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और डीजी यात्रा का उद्देश्य क्या है? डीजी यात्रा का उद्देश्य है ये ऐसी सुविधा है जो फेस को रिकॉग्निशन करेगी, यानी कि चेहरे की पहचान करेगी। और अगर वो चेहरा मैच नहीं करेगा तो आप यात्रा नहीं कर सकते हो। यानी कि जब तक फेस रिकॉग्निशन नहीं हो जाएगा, जब तक आप एरोप्लेन के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हो। आपको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यही आपका कार्ड होगा जिस कार्ड के माध्यम से आप यात्रा कर पाएंगे। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो डीजी यात्रा है, अभी डीजी यात्रा को केवल डोमेस्टिक फ्लाइट यानी कि जो घरेलू उड़ाने हैं उन्हीं में शुरू किया गया है। अभी इसको इंटरनेशनल जो फ्लाइट है उसमें इसका यूज नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन की अध्यक्षता भारत अगले 1 वर्ष के लिए, हाल ही में किस संगठन की अध्यक्षता भारत अगले 1 वर्ष के लिए करेगा? अगले 1 वर्ष के लिए करेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप याद रखिएगा
उस संगठन का नाम है वासेनार व्यवस्था। और वासेनार व्यवस्था का जो हेडक्वार्टर है वो कहां है, तो आप याद रखिएगा, वासेनार व्यवस्था की स्थापना नीदरलैंड के अंदर की गई थी 1996 में, और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया है। वियना ऑस्ट्रिया में है। वासेनार व्यवस्था का कार्य क्या है, तो वासेनार व्यवस्था जो आप लोगों को पता होगा, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ऊर्जा उत्पादक तत्व होते हैं, जैसे यूरेनियम वगैरह हो गया, तो यूरेनियम की जो स्थानांतरण है, यूरेनियम वगैरह का स्थानांतरण जिम्मेदार देशों को करता है। वासेनार व्यवस्था क्या करता है, तो वासेनार व्यवस्था जो दोहरी उपयोग की वस्तुएं हैं, दोहरे उपयोग की वस्तुएं, जो ऊर्जा उत्पादन की वस्तुएं हैं, उनका ट्रांसफर करता है और जिम्मेदार देशों को ट्रांसफर करता है। जैसे यूरेनियम का दोहरा उपयोग क्या है, यूरेनियम का पहला उपयोग है कि आप यूरेनियम से न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। दूसरा उपयोग यह है कि आप यूरेनियम से बिजली बना सकते हैं। तो इस प्रकार का जो वासेनार व्यवस्था है उसकी अध्यक्षता अगले 1 वर्ष तक भारत करेगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 में भारत की नौसेना के साथ द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास अग्नि वॉरियर संपन्न हुआ। तो आप याद रखिएगा कि भारत की नौसेना के साथ द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास अग्नि वॉरियर संपन्न हुआ। तो किस देश के साथ आयोजित किया गया ये, तो अग्नि वॉरियर जो युद्ध अभ्यास है वो सिंगापुर के साथ आयोजित किया गया है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है देवबाली महाराष्ट्र। देवबाली महाराष्ट्र के अंदर इस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। एक और युद्ध अभ्यास सिंगापुर के साथ हुआ है, सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास किसके साथ हुआ है, तो सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास भी हमारा सिंगापुर के साथ हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि यूरोपीय शोधकर्ताओं के द्वारा रूस की झील में कितने वर्ष पुराने ज़ॉम्बी वायरस की खोज की गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप याद रखिएगा कि ज़ॉम्बी वायरस की खोज की गई है। ज़ॉम्बी वायरस 48,500 वर्ष पूर्व देखा गया था। 48,500 वर्ष के बाद इसको ज़ॉम्बी वायरस को रूस के अंदर एक झील में, आप लोगों को पता होगा जैसे जैसे टेम्परेचर कहीं का बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो झील है, झील में जमी हुई जो बर्फ है वो पिघलने लगती है। पिघलने के कारण जो वायरस हैं वो नए नए वायरस अस्तित्व में आने लग जाते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा कि ज़ॉम्बी वायरस कहाँ खोजा गया है, तो रूस की एक झील में खोजा गया है। रूस की राजधानी आप लोगों को पता होगा, रूस की राजधानी है मॉस्को। और रूस एक ऐसा देश है जो यूरेशिया में आता है, यानी कि आधा एशिया आधा यूरोप में आता है। इसकी राजधानी मॉस्को है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो आप जानते होंगे व्लादिमीर पुतिन इसके राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना का शुभारंभ किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अभी हाल ही में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना का शुभारंभ किया गया है। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का उद्देश्य है कि भारत में खेलों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर भी सभी खेलों के प्रति लोगों का जो रुझान है वो एक तरीके से बढ़े। और भारत भी बड़े बड़े जो खेल होते हैं, ओलंपिक खेल होते हैं, पैरा ओलंपिक खेल होते हैं और अन्य जो गेम्स होते हैं, उनमें अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित कराए और गोल्ड मेडल जीत करके लाए और भारत का नाम रोशन करे। तो इसके साथ ही आज की जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज है वो यहीं पर पूर्ण होती है। हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लोग हमारे जीएस ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियोज को लाइक करिए, वीडियोज पर कमेंट करिए और वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और इसी के साथ ही
आज की जो हमारे करंट अफेयर्स की जो सीरीज है वो यहीं पर पूर्ण होती है। तो हम आप लोगों से आपको एक तरीके से हम सजेशन देना चाहेंगे, और हमारा सजेशन क्या है, हमारा आप लोगों से ये सुझाव है कि आप एक विधिवत तरीके से आप लोग नोट बनाइए, जिसमें आप लोग करंट अफेयर्स का सारा कंटेंट एक तरीके से इंक्लूड करते हुए चलिए। आप लोगों का दिन शुभ हो, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स का आनंद लेते रहिए। इसी के साथ ही आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पर पूर्ण होता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।